नमस्कार। कभी सोचा है कि जब जिंदगी हम पर तनाव, निराशा या नाकामी का बोझ डालती है, तो हम पूरी तरह से बिखर क्यों नहीं जाते? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। देखिए, हमारे मन में एक सीक्रेट बॉडीगार्ड है, एक अंगरक्षक जो हमारे अहम यानी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए चुपचाप काम करता रहता है। आज हम मन की इन्हीं दिलचस्प और गुप्त रणनीतियों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम इस दिमागी बॉडीगार्ड से मिलेंगे। फिर हम समझेंगे कि समस्याओं से सीधे भिड़ने वाले तरीकों और मन की घुमावदार चालों में आखिर फर्क क्या है। हम देखेंगे कि मन कैसे दूसरों पर दोष मढ़कर, व्यवहार बदलकर और कभी-कभी तो अतीत में भागकर खुद को बचाता है। हम ये भी जानेंगे कि हमारा दिमाग गुस्से और दर्दनाक यादों जैसी ताकतवर भावनाओं से कैसे निपटता है। और हाँ, आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर एक ऐसी मेंटल टूल किट तैयार करेंगे जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमें नाकामी मिलती है, तो एक जबरदस्त मानसिक तनाव पैदा होता है। अब इस तनाव से बचाने के लिए हमारा दिमाग कुछ ढाल, कुछ शील्ड्स तैयार कर लेता है। इन्हीं को हम रक्षात्मक युक्तियां या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और एक बात साफ कर दूं, यहाँ ईगो या अहम का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि हमारा स्व है, हमारी पहचान, जिसे हमारा मन हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। यकीनन किया होगा, अरे ये तो जिंदगी का हिस्सा है। कभी इम्तिहान का प्रेशर, कभी रिश्तों में टकराव, कभी करियर की टेंशन। ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं संभलेगा। यही वो बैटलफील्ड है, वो जंग का मैदान है जिस पर हमारा मन हर रोज हर पल लड़ता रहता है। और ठीक इसी जंग के मैदान में हमारा ये बॉडीगार्ड एक्शन में आता है। ये किसी ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। जैसे ही तनाव का लेवल खतरे के निशान से ऊपर जाता है, ये हमारे अहम यानी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर खरोंच आने से पहले ही कुछ तरीके अपनाकर हमें संभाल लेता है, ताकि हम हालात से एडजस्ट कर सकें। चलिए पहले उन तरीकों की बात करते हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट कोपिंग या प्रत्यक्ष मुकाबला, मतलब समस्या से आंख में आंख डालकर बात करना। ये एक सचेत, सोचा समझा और हकीकत पर आधारित तरीका है। इसके मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, सीधा एक्शन लो और रुकावट को ही जड़ से हटा दो। दूसरा, अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा अपनाओ। मान लीजिए अकेले पढ़ाई करके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी शुरू कर दी। तीसरा, अगर एक लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा है तो उससे मिलता जुलता कोई दूसरा लक्ष्य बना लो। जैसे आईएएस नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, राज्य की प्रशासनिक सेवा में चले गए। और चौथा, ठंडे दिमाग से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके सबसे सही रास्ता चुनना। इन सभी तरीकों में एक बात कॉमन है, हम हकीकत से भाग नहीं रहे, बल्कि उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी सादी तो होती नहीं है ना? कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है या हम अंदर से इतने टूट चुके होते हैं कि सीधे टकराने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे में हमारा दिमाग अपना प्लान बी एक्टिवेट करता है, अप्रत्यक्ष तरीके यानी इनडायरेक्ट कोपिंग। ये वो तरकीबें हैं जो हम अनजाने में अपनाते हैं और जो हकीकत को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देती हैं, ताकि हमें दर्द कम महसूस हो। तो फर्क बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट कोपिंग एक बहादुर सैनिक की तरह है जो दुश्मन से आमने सामने लड़ता है। वहीं इनडायरेक्ट कोपिंग एक चालाक जासूस की तरह है जो दुश्मन को धोखा देकर या उसका ध्यान भटकाकर हमें बचाता है। इसका असली मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम से पैदा होने वाली चिंता और तनाव को कम करना है, भले ही इसके लिए हकीकत से थोड़ा मुंह ही क्यों न मोड़ना पड़े। तो आइए मन की इन जासूसी तरकीबों में से कुछ सबसे कॉमन तरीकों को जरा करीब से समझते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा मन दोष किसी और पर डालकर, अपना बर्ताव बदलकर या मुश्किल हालात से भागकर खुद को बचाता है। ये कहानी तो हम सबने बचपन में सुनी ही है। एक लोमड़ी है जो कूद कूद कर थक जाती है पर अंगूर के गुत्थे तक नहीं पहुंच पाती। अब ये मानने के बजाय कि शायद मुझमें ही कमी है, वो क्या कहती है, अरे छोड़ो, अंगूर ही खट्टे हैं। उसने अपनी नाकामी को एक झूठे लेकिन सुनने में अच्छे तर्क की चादर से ढक दिया। मनोविज्ञान में इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन या तर्क संगतीकरण। सीधी सादी भाषा में कहें तो मन को समझाना। जब हम कोई चीज हासिल नहीं कर पाते तो हम उसी चीज में कमी निकाल देते हैं। ये हमारे अहम को, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये मानने से बचाता है कि हम नाकाम हो गए।
ये एक तरह का सांत्वना पुरस्कार है जो हमारा मन खुद को ही दे देता है। और ये तो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किया है या किसी को करते हुए सुना ही होगा। अपनी तैयारी की कमी को मानने के बजाय सारा दोष टीचर पर, या बहुत मुश्किल पेपर पर, या फिर खराब किस्मत पर डाल देना। ये भी रैशनलाइजेशन का ही एक बहुत कॉमन रूप है। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण, यानी अपनी कमियों और गलतियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देना, दूसरों पर थोप देना। जैसे एक बेईमान इंसान को अक्सर यही लगता है कि दुनिया में हर कोई बेईमान है। या फिर हमारी वो मशहूर कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे भाई, कमी तो नाचने वाले में है, लेकिन दोष बेचारे आंगन को दिया जा रहा है। ये हमारे मन का अपनी गलती से नजरें चुराने का एक बहुत असरदार तरीका है। जरा इस उदाहरण पर गौर कीजिए। एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है। वो अपने ससुराल की नई जिम्मेदारियों और तनाव को झेल नहीं पा रही, तो उसका मन उसे कहाँ ले जाता है? वापस बचपन में, अपनी माँ की गोद में, एक ऐसी जगह जहाँ कोई तनाव नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ सुरक्षा थी और आराम था। इसे कहते हैं रिग्रेशन या प्रतिगमन। प्रति मतलब पीछे और गमन मतलब जाना, यानी पीछे की ओर जाना। जब आज का तनाव असहनीय हो जाता है तो हमारा मन भूतकाल के किसी सुरक्षित और आरामदायक दौर में लौट जाता है और वैसा ही बचकाना व्यवहार करने लगता है। ये आज की कठोर सच्चाई से एक तरह का पलायन है, एक एस्केप है। अब आगे बढ़ते हैं और उन मैकेनिज्म को देखते हैं जो हमारी सबसे शक्तिशाली भावनाओं, खासकर गुस्से और दर्दनाक यादों को काबू में रखने का काम करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये चेन ऑफ एंगर बहुत कुछ साफ कर देती है। गुस्सा शुरू कहीं और होता है और ख़त्म कहीं और जाकर होता है। बॉस का गुस्सा निकला कर्मचारी पर, कर्मचारी बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता, तो उसका गुस्सा घर आकर परिवार पर निकला, और बच्चे का गुस्सा बेचारे खिलौने या पालतू जानवर पर। गुस्सा बस अपनी जगह बदलता रहता है जब तक उसे कोई कमजोर और सेफ निशाना ना मिल जाए। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यानी गुस्से का प्लेस बदल देना। जब आप अपना गुस्सा उस इंसान पर नहीं निकाल सकते जहां से वो पैदा हुआ है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपका मन उस गुस्से को निकालने के लिए कोई आसान और सुरक्षित टारगेट ढूंढ लेता है। ये अंतर बहुत बारीक है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, रिप्रेशन या दमन तब होता है जब आपका दिमाग किसी बहुत दर्दनाक याद को अपने आप ऑटोमेटिकली एक तिजोरी में बंद करके उसे कहीं बहुत गहराई में छिपा देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कुछ भूल रहे हैं। वहीं सप्रेशन या शमन में आप खुद जानबूझकर उस बुरी याद को बार बार अपने दिमाग से बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं, नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। तो एक ऑटोमेटिक है और दूसरा मैनुअल। सोचिए, घर पर कोई ऐसा मेहमान आया है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। मन में तो आ रहा है कि बस इसे किसी तरह भगाएं, लेकिन आप बाहर से इतनी ज्यादा खातिरदारी और मीठा व्यवहार करते हैं कि देखने वाले को लगे कि आपसे ज्यादा करीबी कोई है ही नहीं। ये अनुभव हम में से कई लोगों को कभी न कभी जरूर हुआ होगा। इसे कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन या प्रतिक्रिया निर्माण। मतलब आपके मन में जो असल भावना है, आप उसके ठीक 180 डिग्री उल्टा व्यवहार करते हैं। नफरत को जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाकर छिपाना। ऐसा इसलिए क्योंकि मन को लगता है कि नफरत जैसी नेगेटिव भावना समाज में अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए उसे छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका ठीक उल्टा दिखाया जाए। तो हमने मन के इन कई गुप्त अंगरक्षकों को जाना, पर सवाल यह है कि इस जानकारी का करना क्या है? देखिए, ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ही हमारी मेंटल टूलकिट का सबसे जरूरी औजार है। जब हम अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे छिपे इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, तो हम खुद को और दुनिया को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो आज की बातचीत का सार यही है। हमने देखा कि एक तरफ है सीधा मुकाबला जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और दूसरी तरफ है मन के ये इनडायरेक्ट तरीके जो हकीकत को थोड़ा बदलकर हमारे अहम को बचाते हैं। चाहे वो अंगूर खट्टे हैं वाला बहाना हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला दोषारोपण हो, गुस्सा कहीं और निकालना हो, या फिर नफरत को प्यार से छिपाने की कोशिश हो, ये सब हमारे मन के खुद को बचाने के स्मार्ट तरीके हैं। और अंत में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरा सोचिए, क्या मन के ये अंगरक्षक हमारे दोस्त हैं जो मुश्किल वक्त में हमें सहारा देते हैं, या फिर ये वो बैसाखियां हैं जो हमें अपनी असली समस्याओं का सामना करने और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने से रोकती हैं? इसका जवाब शायद कहीं बीच में है। सोचने के लिए शुक्रिया। कभी सोचा है कि जब कोई चीज हमें मिल नहीं पाती तो हम अचानक उसमें बुराई क्यों निकालने लगते हैं?
या एक बहुत बुरे दिन के बाद सारा गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर उतर जाता है जिसका मतलब कोई कसूर ही नहीं था। हाँ, ये होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग के अंदर कोई मैनेजर बैठा है जो पर्दे के पीछे से हमें तनाव और निराशा से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें भिड़ा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये तरकीबें ही हमारी आज की चर्चा का विषय हैं। मनोविज्ञान में इन्हें कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये हमारे मन के वो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक हथियार हैं। ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारा अहम यानी हमारा ईगो किसी असफलता या तनाव से खतरे में पड़ जाता है। ये हमें एक तरह से मानसिक रूप से बिखरने से बचाते हैं। तो आज हम इसी अदृश्य मैनेजर के टूल बॉक्स को खोलने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मन समस्याओं से कैसे निपटता है। बिल्कुल। जहां तक मैंने समझा है, इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक है सीधा रास्ता, डायरेक्ट, जी, जिसमें हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सचेत रूप से। हाँ। और दूसरा है एक घुमावदार इनडायरेक्ट रास्ता, जो ज्यादातर हमारे अचेतन मन में चलता है, हमें खबर तक नहीं होती। एकदम सही। हम पहले उन सीधे तरीकों पर बात करेंगे जहां हम समस्या से आमने सामने लड़ते हैं, और फिर हम उन ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं जटिल अप्रत्यक्ष तरीकों में उतरेंगे, जहां हमारा दिमाग हमें और दुनिया को धोखा देने के लिए कमाल की रणनीति अपनाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो फिर शुरुआत सीधे तरीकों से करते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना सचेत होकर करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या विकल्प होते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष तरीकों में हम प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं और उससे निपटने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला और सबसे सीधा तरीका है बाधा को नष्ट करना या हटा देना। ओके, रिमूविंग द बैरियर। जी, आप समस्या की जड़ पर ही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ाई में कोई एक विषय मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छी किताबें नहीं हैं। तो आप उस बाधा को ही हटा देंगे। आप लाइब्रेरी जाकर या ऑनलाइन बेहतर स्टडी मटेरियल ढूंढ लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब सीधे सीधे प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। लेकिन हर बार बाधा को हटाना तो मुमकिन नहीं होता ना। सही बात है। कई बार बाधा कोई इंसान होता है या कोई ऐसी परिस्थिति जिसे हम बदल नहीं सकते। तब क्या? तब हम दूसरे तरीके पर आते हैं। वो है रास्ता बदलना, वेरिंग द पाथ। अच्छा। अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरा अपनाना। लक्ष्य वही रहता है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता बदल जाता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप अकेले पढ़कर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी शुरू कर दी। लक्ष्य वही है, रास्ता बदल गया। ये तो समझ आता है। लेकिन कई बार लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनका ईगो उन्हें रोकता है। उन्हें लगता है कि रास्ता बदलना मतलब हार मानना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इन सीधे तरीकों में भी मनोविज्ञान शामिल है। और तीसरा तरीका इसी से जुड़ा है, वो है लक्ष्य बदलना, गोल सब्स्टिट्यूशन। लक्ष्य ही बदल देना। हाँ, जब असली लक्ष्य बहुत मुश्किल लगे या मिल ना पाए, तो हमारा मन एक वैकल्पिक लक्ष्य चुन लेता है जो उससे मिलता जुलता हो और जिसे हासिल करना आसान हो। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, पर कई कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हुआ। अब वो तनाव में रहने के बजाय स्टेट लेवल की प्रशासनिक सेवा में चला जाता है या किसी एनजीओ के साथ जुड़कर समाज सेवा करने लगता है। तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने अहम को एक नए सम्मानजनक लक्ष्य पर लगाकर सुरक्षित कर लिया। एग्जैक्टली। और चौथा और आखिरी सीधा तरीका, वो शायद सबसे आदर्श तरीका है ना? हाँ, वो है विश्लेषण और निर्णय लेना, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें आप ना तो भागते हैं ना रास्ता बदलते हैं, आप रुक कर समस्या को हर एंगल से समझते हैं, उसके फायदे, नुकसान, सब कुछ। और फिर ठंडे दिमाग से सबसे तार्किक समाधान चुनते हैं। ये पूरी तरह से एक सचेत और सुलझी हुई प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुए आमने सामने की लड़ाई वाले तरीके। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बात ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अप्रत्यक्ष तरीके। वो तरीके जो हमारा अचेतन मन अपनाता है। मुझे तो लगता है हम सब इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। बिल्कुल, ये रणनीतियां ऑटो पायलट पर काम करती हैं और इनमें सबसे आम है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट? हाँ, इसका मतलब है अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से को उसकी असली जगह से हटाकर किसी कमजोर या ज्यादा सुरक्षित लक्ष्य पर निकाल देना। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक तरह का किक द कैट सिंड्रोम है। ऑफिस में बॉस ने डांटा, आप बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप कर अपनी पत्नी या बच्चों पर चिल्ला देते हैं। हाँ,
अब बच्चे आपसे तो लड़ नहीं सकते, तो वो जाकर अपने छोटे भाई बहन को धक्का दे देते हैं। हाँ, गुस्सा वही है, बस उसका निशाना बदलता जाता है। एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल। हमेशा एक ज्यादा ताकतवर से एक कमजोर की तरफ ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है बस। ये तो लगभग हर घर की कहानी है। अच्छा, ये तो हुई भावना को कहीं और निकालने की बात। पर तब क्या होता है जब सुई ठहराने की कोशिश करते हैं? कैसे वो मशहूर कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। वो है तर्क संगतीकरण या रैशनलाइजेशन। ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। रैशनलाइज करना। हाँ, जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाता है कि वो चीज असल में खराब थी या हमारे लायक ही नहीं थी। खुद को तसल्ली देने के लिए बहाने गढ़ना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बहाना नहीं है। बहाना बनाना एक सचेत प्रक्रिया हो सकती है। आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन रैशनलाइजेशन ज्यादातर अचेतन होता है। दिमाग इतनी मजबूती से कहानी गढ़ता है कि आपको खुद उस पर यकीन होने लगता है। वाह। जैसे किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझ में कोई कमी थी। नहीं, वो सोचेगा, अच्छा हुआ प्रमोशन नहीं हुआ, उस पोस्ट पर तो काम का बोझ बहुत ज्यादा था, मेरी तो पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाती। मतलब अपनी असफलता को एक समझदारी भरा फैसला बना दिया। बिल्कुल। कमाल है, दिमाग अपनी ही बेइज्जती से बचाने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है। इसी से जुड़ा एक और पैटर्न है, अपनी गलती किसी और पर डाल देना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसे कहते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। इसमें व्यक्ति अपनी कमियों, गलतियों या उन अस्वीकार्य विचारों को जो उसे खुद में पसंद नहीं, दूसरों पर थोप देता है। वो अपनी असफलता का कारण खुद को नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों को बताता है। जैसे परीक्षा में फेल होने पर छात्र कहता है, वो ये कभी नहीं मानेगा कि उसने खुद पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि कोई एक ही स्थिति में पहले रैशनलाइजेशन यूज करे और जब वो काम ना करे तो प्रोजेक्शन पर आ जाए? बिल्कुल होता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हार गया, पहले वो रैशनलाइज करेगा, अरे ये पिच तो बॉलिंग के लिए खराब थी। जब लोग कहेंगे कि सामने वाली टीम ने तो इसी पिच पर रन बनाए, तो वो प्रोजेक्शन पर आ जाएगा। अंपायर ने बेईमानी की या मेरी टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। जब तक अहम सुरक्षित महसूस ना करने लगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने गुस्सा कहीं और निकाला, बहाने बनाए, दूसरों पर दोष मढ़ा। लेकिन तब क्या होता है जब मन में तो कुछ और चल रहा हो और हम बाहर ठीक उसका उल्टा दिखाएं? उसे कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। आप अपनी असल भावनाओं के ठीक उल्टे व्यवहार करते हैं। ये वो भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज या आप खुद स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे घर में कोई ऐसे फूफा जी आ गए हैं जो हमेशा आपकी असफलता पर ताना कसते हैं और आपका मन कर रहा है कि उन्हें पानी भी ना पूछें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप उल्टे और ज्यादा मीठा बनकर कहेंगे, अरे फूफा जी प्रणाम, बैठिए, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बढ़िया चाय बनवाता हूँ। बिल्कुल यही। मन में तो जहर है, लेकिन बाहर आप शहद बरसा रहे हैं। ये सारे तरीके तो काफी नकारात्मक लग रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को किसी अच्छी और रचनात्मक चीज में बदल देते हैं? हाँ, और ये सबसे सकारात्मक और कह सकते हैं परिपक्व रक्षात्मक युक्तियों में से एक है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपनी उन मूल प्रवृत्तियों या इच्छाओं को, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, एक सामाजिक रूप से स्वीकृत और उपयोगी रास्ता दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे कामयाब और क्रिएटिव लोग हैं वो शायद सबसे ज्यादा सब्लिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। काफी हद तक ये सच है। जैसे एक बहुत आक्रामक लड़का जिसे मारपीट का शौक है, वो अपनी उसी आक्रामक ऊर्जा को बॉक्सिंग में लगाकर देश के लिए मेडल जीत लाता है। कोई व्यक्ति जिसके मन में बहुत उथल-पुथल और दुख है, वो उसे कविता या पेंटिंग में ढालकर एक महान कलाकार बन जाता है। ऊर्जा वही है, बस उसका रास्ता बदल दिया। बिल्कुल, उसे समाज के लिए उपयोगी और प्रशंसनीय बना दिया गया। फ्राइड का तो मानना था कि दुनिया की ज्यादातर महान कला और विज्ञान इसी सब्लिमेशन का नतीजा है। ये तो कमाल है। अब कुछ और तरीकों पर आते हैं। मैंने देखा है कि जब लोग बहुत तनाव में होते हैं तो वो अचानक बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। क्या इसी को प्रतिगमन कहते हैं? बिल्कुल, इसे प्रतिगमन यानी रिग्रेशन कहते हैं। प्रतिगमन का मतलब है पीछे लौटना। अच्छा। जब वर्तमान का तनाव असहनीय हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अपने बचपन के सुरक्षित और चिंतामुक्त समय में लौट जाता है। जैसे किसी का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो जाए और वो बच्चों के साथ बैठकर वीडियो गेम खेलने लगे। हाँ, या फिर एक महिला जो अपने ससुराल में बहुत परेशान है, वो मायके जाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोती है, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में करती थी।
ओके। या नया भाई बहन आने पर बड़ा बच्चा भी अचानक अंगूठा चूसना शुरू कर सकता है। ये सब ध्यान खींचने की एक अचेतन कोशिश है। और आखिर में एक और तरीका है जिसके बारे में मैंने सुना है जो काफी पॉजिटिव है, क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन। ये क्या है? क्षतिपूर्ति भी एक बहुत कारगर तरीका है। इसमें व्यक्ति अपने एक क्षेत्र की कमी या कमजोरी को दूसरे क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके पूरा करता है। तो प्रोजेक्शन में हम अपनी कमी दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी कमी को मानकर उसे किसी दूसरी खूबी से ढकने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। जैसे कोई बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो पढ़ाई में टॉप करके उस कमी की भरपाई करता है। या कोई व्यक्ति जिसकी हाइट कम है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, ताकि लोग उसकी हाइट नहीं, उसकी कामयाबी देखें। अपनी एक कमजोरी को अपनी दूसरी ताकत से संतुलित करना। बिल्कुल, ये एक स्वस्थ तरीका है। तो इन सब का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही चतुर मैनेजर है जो पर्दे के पीछे से हमें संतुलित रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल, ये सभी युक्तियां सामान्य हैं और जिंदा रहने के लिए जरूरी भी हैं। ये एक तरह के मानसिक शॉक एब्जॉर्बर हैं जो हमें असफलता के झटकों से बचाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक संतुलन बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे प्रक्षेपण या तर्क संगतिकरण पर निर्भर रहने लगे तो वो कभी अपनी असल समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना नहीं सीख पाएगा। मतलब ये शॉर्ट टर्म में तो फायदा करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा विकास रोक सकते हैं। हाँ, वो हमेशा बहाने बनाता रहेगा, दूसरों को दोष देता रहेगा और अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेगा। ये युक्तियां अस्थायी राहत के लिए हैं, समस्याओं से हमेशा भागने का लाइसेंस नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो इन सभी युक्तियों का संतुलित इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे ज्यादा परिपक्व तरीकों जैसे सब्लिमेशन और विश्लेषण की ओर बढ़ता है। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अब जब हम इन रणनीतियों के बारे में जानते हैं तो इसका हम क्या करें? क्या ये जानना हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति थोड़ी और सहानुभूति रखने में मदद कर सकता है? बिल्कुल। शायद अगली बार जब कोई बॉस पर गुस्सा घर पर निकाले या कोई अपनी असफलता के लिए बहाना बनाए, तो हम उसे सिर्फ गलत समझने के बजाय ये भी देख पाएं कि पर्दे के पीछे उसका दिमाग बस उसके अहम को टूटने से बचाने की एक बेताब कोशिश कर रहा है।